आज हम मैस्लो मोटिवेशन थ्योरी अर्थात एब्राहिम मास्लो एक विख्यात मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनकी मोटिवेशनल थ्योरी के बारे में अध्ययन करेंगे। मैस्लो की आवश्यकता क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन अत्यंत ही जटिल है। बहुत से शोधकर्ताओं ने अभिप्रेरणा के संबंध में अध्ययन किया है, जो विभिन्न आयामों के आधार पर की गई है तथा कुछ सिद्धांतों का विकास किया है। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझने में मदद करते हैं। इनमें से मैस्लो की आवश्यकता क्रम एक आधारभूत सिद्धांत है। आइए इसे विस्तार से जांचते हैं। एब्राहिम मैस्लो एक विख्यात मनोवैज्ञानिक, जिनका एक उत्कृष्ट लेख 1943 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने समग्र अभिप्रेरणा के सिद्धांत के तत्वों की रूपरेखा संक्षिप्त में दी है। मैस्लो का सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित था। उनका अनुभव था कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर 5 प्रकार की आवश्यकताएं क्रमानुसार होती हैं। सर्वप्रथम आधारभूत और शारीरिक आवश्यकताएं। यह आवश्यकताएं क्रम में सबसे अधिक आधारभूत है तथा मनुष्य की प्रथमतः आवश्यकता है भूख, प्यास, छत, नींद और काम इत्यादि। कुछ इस प्रकार की आवश्यकताओं के उदाहरण हैं। संगठनिक संदर्भ में आधिकारिक वेतन इन सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। दूसरी जो आवश्यकता है वो है सुरक्षा आवश्यकता है। यह आवश्यकता है सुरक्षा तथा किसी भी शारीरिक तथा मनोवैज्ञों की क्षति से बचाव प्रदान करती है। उदाहरणतः पद में सुरक्षा, आय स्रोत में स्थिरीकरण, नियमितता, सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन इत्यादि। जो तीसरा है वो है संस्था से जुड़ाव या संस्था से संबंध। यह आवश्यकता स्नेह, संस्था से संबंध, स्वीकृति अथवा मित्रता जैसी भावों से संबंधित है। चौथी जो आवश्यकता है वो है मान सम्मान प्रतिष्ठा में आवश्यकता। यह उन कारकों को सम्मिलित करती है जैसे आत्मसम्मान, पद स्वायत्ता, पहचान तथा ध्यान, आदर सत्कार इत्यादि। जो पांचवी आवश्यकता है वो है आत्मसंतुष्टि आवश्यकता है। यह आवश्यकता है क्रम श्रृंखला में सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है। यह उस भावना आवेग को बताती है जो किसी के अंदर उस विद्यमान योग्यता को जो वह बन सकता है। यह आवश्यकताएं विकास, आत्मसंतुष्टि तथा उद्देश्यों की पूर्ति को सम्मिलित करती है। मैस्लो का सिद्धांत निम्नलिखित संकल्पनाओं पर आधारित है। मैस्लो के सिद्धांत को हम इस फिगर के माध्यम से, जो हमने अभी तक पढ़ा है, इसको इस फिगर के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। का व्यवहार उनकी आवश्यकताओं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर निर्भर करता है जो उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। लोगों की आवश्यकताएं एक क्रम श्रृंखला में होती है। आधारभूत आवश्यकताओं से प्रारंभ होकर अन्य उच्च स्तरीय आवश्यकताओं तक। एक आवश्यकता की पूर्ति होते ही उस व्यक्ति के लिए वह अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं रहती है। केवल अगले क्रम की आवश्यकता ही उन्हें अभिप्रेरित कर सकती है। एक व्यक्ति क्रम में अगले उच्चतर स्तर की आवश्यकता तभी अनुभव करता है जब उसके निचले स्तर की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। मैस्लो का सिद्धांत आवश्यकताओं को अभिप्रेरणा के आधार के रूप में
केंद्रित करता है। यह सिद्धांत बहुत विस्तृत रूप से प्रसिद्ध हुआ तथा सराहा गया। यद्यपि उसकी कुछ संकल्पनाओं पर प्रश्न भी उठे जो आवश्यकताओं के वर्गीकरण तथा क्रमबद्धता से संबंधित है, परंतु उन आलोचनाओं के बावजूद सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि आवश्यकताएं चाहे वह किसी भी प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं, व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रबंधकों को यह समझाने में मदद करती है कि कर्मचारियों की आवश्यकता के स्तर को पहचान कर कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सके। के माध्यम से हम वित्तीय तथा गैर वित्तीय प्रोत्साहन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोत्साहन से तात्पर्य उन सभी उपायों से है जिनका प्रयोग व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, जिससे उनके कार्य निष्पादन में सुधार होता है। उन प्रोत्साहनों को दो विस्तृत भागों में बांटा जा सकता है, वित्तीय तथा गैर वित्तीय। आइए इन प्रोत्साहनों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। सर्वप्रथम वित्तीय प्रोत्साहन। वर्तमान आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पैसा एक माध्यम बन गया है जो प्रतिदिन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तथा साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा और सत्ता प्राप्त करने का भी एक महत्वपूर्ण जरिया है। क्योंकि पैसे से क्रय क्षमता है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोत्साहन बन गया है। वित्तीय प्रोत्साहन वे प्रोत्साहन है जो प्रत्यक्ष रूप से वित्त के रूप में या पैसे के रूप में अथवा जिन्हें वित्त के रूप में मापा जा सकता है तथा यह कर्मचारियों के बेहतर निष्पादन के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इन प्रोत्साहनों को व्यक्तिगत अथवा समूह के आधार पर दिया जा सकता है। सामान्यतः जो वित्तीय प्रोत्साहन संगठन में प्रयोग किए जाते हैं उनका उल्लेख नीचे किया गया है। सर्वप्रथम पहला है वेतन तथा भत्ता। प्रत्येक कर्मचारियों के लिए वेतन एक आधिकारिक वित्तीय प्रोत्साहन है। इसमें आधारभूत वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते शामिल हैं। प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि तथा समय समय पर भत्तों में बढ़ोतरी वेतन व्यवस्था में सम्मिलित है। कुछ व्यावसायिक संगठनों में वेतन बढ़ाना तथा वार्षिक वेतन वृद्धि निष्पादन स्तर से भी संबंधित हो सकती है। उत्पादकता संबंधी पारिश्रमिक मजदूरी प्रोत्साहन। बहुत सी पारिश्रमिक प्रोत्साहन योजनाओं का लक्ष्य पारिश्रमिक का भुगतान को उनके व्यक्तिगत सामूहिक स्तर की उत्पादकता से साथ जोड़कर उनकी उत्पादकता को बढ़ाना है। बोनस वह प्रोत्साहन है जो कर्मचारियों को उनकी मजदूरी वेतन के ऊपर अथवा अतिरिक्त दिया जाता है। लाभ में भागीदारी का अर्थ कर्मचारियों को संगठन के लाभ में उनका हिस्सा देना है। यह कर्मचारियों को अपना निष्पादन सुधारने की प्रेरणा देता है ताकि वह लाभ बढ़ाने में अपना अधिकतम योगदान दे सके। सह साझेदारी। इन प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत कर्मचारियों को एक निर्धारित कीमत पर कंपनी के शेयर दिए जाते हैं जो बाजार की कीमत से कम होते हैं। कुछ स्थितियों में प्रबंधन विभिन्न प्रोत्साहन जो नकद में दिए जाने हैं उनकी जगह उन्हें शेयर भी आवंटित कर सकती है। शेयर का आवंटन स्वामित्व की भावना को जागृत करता है तथा उन्हें प्रेरित या मोटिवेट करता है कि वह संगठन के विकास में अपना अधिकतम योगदान दे। इन्फोसिस में स्कंद विकल्प योजना को प्रबंधकीय मुआवजे के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया गया है। सेवानिवृत्ति लाभ। बहुत से सेवानिवृत्त लाभ जैसे भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेचुइटी इत्यादि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को
वित्तीय सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह उस समय भी एक प्रोत्साहन का कार्य करती है जब वह संस्था में कार्यरत सेवा में होते हैं। अनुलाभ, बहुत सी कंपनियों में अनुलाभ तथा फ्रिंज लाभ दिए जाते हैं, जैसे कार भत्ता, कार की सुविधा, चिकित्सा सहायता तथा बच्चों के लिए शिक्षा इत्यादि। ये वेतन के अतिरिक्त भत्ते या लाभ हैं। यह उपाय कर्मचारियों, प्रबंधकों दोनों को ही अभिप्रेरित करते हैं। अगला है गैर वित्तीय या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, गैर वित्तीय प्रोत्साहन। मनुष्य की सभी आवश्यकताएं केवल पैसे से ही संतुष्टि नहीं होती है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा संवेगी कारक भी प्रोत्साहन देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गैर वित्तीय प्रोत्साहन मुख्यतः इन आवश्यकताओं पर केंद्रित है। कभी कभी वित्त भी गैर वित्तीय प्रोत्साहन में सम्मिलित होते हैं, तथापि इसका बल मनोवैज्ञानिक तथा भावनात्मक संतुष्टि देने पर है, ना कि पैसे से होने वाली संतुष्टि पर। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की संस्था में पदोन्नति होती है तो यह उसकी मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्टि देता है, क्योंकि उसे अपने उत्कृष्ट होने की अनुभूति होती है, उसकी पद में बढ़ोतरी होती है तथा सत्ता में वृद्धि होती है तथा पद में नई चुनौतियां होती हैं इत्यादि। हालांकि पदोन्नति में अतिरिक्त वेतन सम्मिलित है, परंतु गैर वित्तीय पक्ष वित्तीय पक्षों पर भारी पड़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैर वित्तीय प्रोत्साहनों की चर्चा नीचे की गई है। सर्वप्रथम पद प्रतिष्ठा और ओहदा। संगठनिक संदर्भ में पद का अर्थ संस्था में पदों के क्रम से है। सत्ता, उत्तरदायित्व, प्रतिफल, पहचान, अनुलाभ तथा पद प्रतिष्ठा इत्यादि किसी व्यक्ति के प्रबंधकीय पद पर होने के परिचायक है। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा मान सम्मान, प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताएं मनुष्य की पद को दी गई प्रतिष्ठा तथा सत्ता द्वारा पूरी हो जाती है। संगठनिक वातावरण। संगठनिक वातावरण वह है जो किसी भी संस्था का विवरण देती है तथा एक संस्था को दूसरी संस्था से भिन्न करती है। यह विशेषताएं संस्था में कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करती है। इनमें से कुछ विशेषताएं हैं: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पारिश्रमिक अभिविन्यास, कर्मचारियों का ध्यान रखना, जोखिम उठाना इत्यादि। यदि प्रबंधक इन सभी पहलुओं पर सकारात्मक उपाय कदम उठाता है तो वह बेहतर संगठनिक वातावरण का निर्माण में सहायक करता है। जीवन वृत्ति विकास के सुअवसर। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह संस्थान में उच्च स्तर तक पहुंचे। प्रबंधकों को यह सुअवसर कर्मचारियों को देना चाहिए कि वह अपने कौशलों को सुधार सके तथा उन्हें उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति मिल सके। उपयुक्त दक्षता विकास कार्यक्रम तथा ठोस पदोन्नति नीति कार्यक्रमों को पदोन्नति पाने में सहायता करती है। पदोन्नति एक शक्तिवर्धक का कार्य करती है तथा कर्मचारियों को अपने बेहतर निष्पादन को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पद संवर्धन का संबंध उन कार्यों की रूपरेखा करना है जिसमें विविध प्रकार के कार्यांश सम्मिलित हैं। उच्च स्तरीय ज्ञान तथा कौशल की आवश्यकता है। कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता देती है तथा उत्तरदायित्व सौंपती है। व्यक्तिगत विकास के सुअवसर प्रदान करती है तथा एक अर्थपूर्ण कार्य अनुभव देती है। यदि कार्य का संवर्धन किया जाए तो उन्हें रुचिपूर्ण बनाया जाए तो कार्य अपने आप में व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत बन जाता है। कर्मचारियों को पहचान, मान सम्मान देने संबंधित कार्यक्रम।
अधिकतर व्यक्ति चाहते हैं कि उनके कार्य का मूल्यांकन हो तथा उन्हें उपयुक्त पहचान मिले। यह ऐसा अनुभव करते हैं कि उनसे संबंधित अन्य व्यक्तियों के द्वारा उन्हें स्वीकृति मिले। पहचान का अर्थ है उनके काम को पहचानना, उसे सराहना। जब इस प्रकार की प्रशंसा कर्मचारियों को उनके कार्य निष्पादन के लिए की जाती है तो वह उच्च स्तर पर का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। कर्मचारियों को पहचान देने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। अच्छे निष्पादन के लिए कर्मचारियों को बधाई देना। दूसरा जो है नोटिस बोर्ड, सूचना पट पर उनका नाम प्रदर्शित करना तथा कंपनी के न्यूज़लेटर या सूचना पत्र में कर्मचारियों की उपलब्धि के बारे में छापना। उत्तम उत्कृष्ट निष्पादन के लिए उन्हें पारितोषिक या प्रमाण पत्र देना। स्मृति चिन्ह का वितरण, कर्मचारियों की सेवाओं के सम्मानार्थ कुछ जैसे टी शर्ट इत्यादि देना। कर्मचारियों को उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुझावों के लिए उसे पारिश्रमिक देना।